guys, welcome back to my channel. I am Anushka Gupta and I am scoring 650 marks in NEET 2022. My individual score in bio being 335, and I will make a separate video on my paper for NEET 2022 and what were my mistakes. But as for now, I scored 335 and I could have scored 360. So I hope you don't make these mistakes and you score 360 by the tips that I'm going to give you today. If you have not checked my recent video on best books for NEET, I'll give the link somewhere here and you can surely check it out. As everybody says, you need to follow NCERT for bio. So today I'm going to show you as well how to exactly use your NCERT and what should you focus on and क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. So I'm going to show you that, but video ज़रूर end तक देखना because I'm going to tell you my secret 5 tips that helped me a lot. To start, I would suggest that make a list of all the chapters for 11th and 12th and on a piece of paper just mention them and उसके आगे space छोड़ दो so that you can put a tick whenever you read the chapter और you do the questions for it, या फिर आपने कितनी बार NCERT उस चैप्टर के लिए पढ़ ली है आपको पता चल जाएगा. इससे एक रियलिटी चेक मिलता रहता है. when you know, this is a sense of achievement. when you tick the chapters, there's a sense of achievement that you get that हाँ मेरे इतने chapters complete हो गए हैं, मैंने इतने chapters को 5 बारी पढ़ लिया है या 6 बारी पढ़ लिया है, and that will always boost your confidence. एंड अगर ये आपके सामने लगा रहेगा ना, यू विल नो कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर में आई एम लैगिंग बिहाइंड, कौन सा मेरे को याद नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड एंड आई पर्सनली फॉलोड इट एंड ऑल माई फ्रेंड्स copied it from me. Like they saw कि हाँ this is a very good method and I think you should do this too. So I will share this link on my Telegram channel. Go and join it and download this and print this out for yourself. Let me show you how to read the NCERT. Let's begin. Okay, so I'm starting with the class 11th NCERT, and to start, this is the first chapter. You need to start is यहाँ पर एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. नॉट ऑल द ईयर्स एंड एवरीथिंग, बट देर आर थिंग्स लाइक यहाँ पर बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी थी. ही हैज़ won 3 prizes, ही इज़ द डार्विन ऑफ द 20th century. ये सब पूछा जा सकता है एंड दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन अ प्रीवियस ईयर एग्जाम. इसके बाद इफ़ यू गो अहेड, जैसे कि ये पेज है, ये पेज लोगों का बहुत गंदा हो जाता है बिकॉज इसमें लोग सब मार्क कर देते हैं. यू ओनली नीड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स. जब आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो चैप्टर को तब हाईलाइट मत करो बिकॉज आपको तब नहीं पता कि आप क्या भूल जाते हो, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं रहते. ये जो हाईलाइट्स मैंने किए हैं, जो हाईलाइटर्स हैं वो मैंने लास्ट रीडिंग में किए हैं. जो लास्ट मंथ में जो मैंने रीडिंग की है एग्जाम से पहले वो हैं. उसके पहले हाईलाइट विद द पेंसिल. Then these red ones are the things that I found in the tests. जो भी मॉक टेस्ट में मुझे लगता था कि ये वाला वर्ड मैंने मिस कर दिया था या यहाँ पर मोस्ट लिखा है, एंड लुक आउट फॉर ऑल दीज मोस्ट, मेजॉरिटी, कहीं कहीं पर ऑल होता है, जैसे यहाँ ऑल है. तो ये कीवर्ड्स होते हैं एंड कीवर्ड्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. हर जगह हमको ध्यान से देखना है. यहाँ पर टू थिन ओवरलैपिंग लिखा है एंड ये थिन भी हमको याद होना चाहिए. सो दैट इज हाउ इन डेप्थ यू शुड नो द NCERT. देन ऑल दीज पेजेस, यहाँ पर एक टेबल है जो फंजाई के लिए बनानी पड़ती है बिकॉज यू विल फॉरगेट कि कौन एसेक्सुअल है कौन सेक्सुअल है. तो वो टेबल बना के हमेशा पढ़ाई करो. मेक टेबल्स एंड स्टफ. दिस इज द पेज जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर साइड में वायरॉइड्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है, प्रायोन्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है, वो मार्क कर लो. देन ये जो है मॉस, इसका लाइफ साइकिल है. सो दिस लाइफ साइकिल आई हैव मेंशन्ड हियर, इन द टाइम लाइन वाइज कि कौन गैमेटोफाइट है कौन स्पोरोफाइट है. सो दिस शुड बी मेंशन्ड. देन ये किसका डायग्राम है, कीप अ लुक. यहाँ पर डायग्राम्स के वो मेंशन्ड होते हैं नाम. कई बार डायग्राम्स की जो ये डेफिनेशन, ये जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ मेंशन्ड होती है वो पूछ ली जाती है डायग्राम देख के या मैच द फॉलोइंग के अंदर. सो दिस इज समथिंग यू शुड नो. इसके बाद समरी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिमल किंगडम की समरी में यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है जो चैप्टर के अंदर मेंशन्ड नहीं है. इन सब चीज़ों को ध्यान रखो और अंदर मेंशन करो. 11th क्लास की चैप्टर्स की समरी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बाहर से होते हैं. 12th में इतने ज़्यादा नहीं होते बट 12th की भी पढ़ लेनी चाहिए एक बार एंड यू विल फाइंड पॉइंट्स. यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं.
देन मॉर्फोलॉजी इज़ वन चैप्टर जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. व्हाट यू कैन डू इज़ आई मैंशनड ऑल द एग्जाम्पल्स इन द डायग्राम्स ओनली, ताकि जब भी मैं ये चैप्टर खोलूँ, जब भी मैं ये पेज खोलूँ, मुझे जो डायग्राम है उसके पास ही सारे एग्जाम्पल्स मेंशन मिले एंड जस्ट बाय फ्लिपिंग द पेजेस आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हैं. सो यू नीड टू मेंशन देम एंड जितना आप अपने लिए ईजी करोगे ना अपनी एनसीईआरटी को, उतना वो आपके लिए सही रहेगा रिवीजन के टाइम पे. फॉर द फैमिलीज इन मॉर्फोलॉजी आई हैड अ चार्ट दैट आई विल शो यू इन सम टाइम. एंड देन एनाटॉमी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, उसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है. बट देन उसके अंदर यहाँ पर यू कैन मेंशन ये जो पैराग्राफ्स के अंदर मेंशन है चीज़ें, उन सबको साइड में मैंने मेंशन किया हुआ है पॉइंट वाइज. सो यू जस्ट हैव टू रीड दिस पॉइंट्स एंड ये पूरे पैराग्राफ्स कवर हो जाते हैं. यहाँ पर लिख लो, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको यूज़ करो. ठीक है, ये जैसे 2014 का क्वेश्चन है. सो आई हैव मेंशन्ड द क्वेश्चन हियर बिकॉज जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन मार्क करोगे, जो भी आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते हैं उनको भी मार्क कर लो सो दैट इट हेल्प्स यू यू नो व्हेन यू गो अहेड. ये कॉकरोच है, मैनी पीपल इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं सब लोग, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इस साल भी इसका एक क्वेश्चन आया था एंड यहाँ पर यू नो जो चीज़ एरोज में या फ्लो चार्ट्स में डिफाइन हो सकती है, उनको फ्लो चार्ट्स बना के याद करो, आपको बेटर याद होगा. देन कॉकरोच की जो समरी है उसके अंदर भी 2-3 चीज़ें ऐसी मेंशन्ड है जो उसके चैप्टर के अंदर नहीं है, तो प्लीज़ डोंट अवॉइड द समरी. देन फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी देर आर सम थिंग्स, इवन प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन चैप्टर है उसमें बहुत सारा ATP कैलकुलेशन होता है जो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता बहुत टाइम तक. आई मेंशन ऑल द ATP कैलकुलेशंस हियर इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. कई बार मैंने सिर्फ ये पढ़ा है और मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था. सारे प्रोसेसेस उनके सारे ATP, CO2, NADH एंड ऑल दीज आर मार्क्ड हियर एंड दिस मेड माई NCERT वेरी इजी. सो in human physiology, in digestion chapter, I mentioned all the enzymes and all the hormones वगैरह यहाँ पर साइड में, एंड ये सब तुमको बाद में हेल्प करता है. दिस इज द डिसऑर्डर्स. देन इवन इसमें हाँ रेस्पिरेशन में ये ग्राफ है, दिस इज फॉर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों के पास ये ग्राफ के फॉर्म में नहीं होता, लोग ये बस वैल्यूज रटते हैं तो उन लोग को समझ नहीं आता. दिस ग्राफ हम लोग को कोचिंग में बनवाया गया था, दिस इज़ वेरी यूजफुल. इसके अलावा यहाँ पर ये शिफ्ट का जो ग्राफ होता है, ये जो राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट होती है डिसोसिएशन की, वो मेंशन कर लिया मैंने. ये यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लिख लेते हो तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. मतलब ये चीज़ें जो ईजिली आपको याद होती हैं. आपको ये कार्डियक साइकिल है जो पूरी मेंशन की है मैंने यहाँ पर टाइम वाइज, एंड क्या खुलता है, कौन सा वॉल्व खुलता है, कौन सा बंद होता है, वो सब कुछ है. सो ऑल दिस इज़ वेरी यू नो हेल्पफुल. ये जो है ये बहुत पूछा जाता है किडनी के फंक्शन में, जो ब्लड वॉल्यूम कम होने पे क्या होता है एंड कौन से हार्मोन जो है वो एंटागोनिस्टिक हैं एंड क्या क्या काउंटर करेंट मैकेनिज्म. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव मेंशन्ड दीज रेड डॉट्स. ये रेड डॉट्स वो पार्ट्स हैं जो मैंने लास्ट रिवीजन जो एग्जाम से एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले जो रिवीजन स्टार्ट होता है उसमें मुझे सिर्फ ये और लास्ट डे भी मैंने ये रेड डॉट्स वाले एरियाज पढ़े थे. मतलब जो लास्ट डे पे आप फ्लिप करते हो ना अपनी NCERT, उसमें इन एरियाज पे ध्यान रखो. सो इफ़ यू मार्क दीज रेड डॉट्स एरियाज और एनी एरियाज अकॉर्डिंग टू यू, दीज आर वेरी यू नो हेल्पफुल, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है. आपकी NCERT अगर आपके हिसाब से मार्क्ड है, आपको पता है अपने को क्या याद रहता है क्या नहीं याद रहता है, देन इट हेल्प्स अ लॉट. ये 12th की NCERT है एंड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट अवॉइड दिस चैप्टर. ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई कोचिंग्स में ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है अलग से, एंड उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट यू नो वेरी मच इंक्लूडेड. एंड इसको ध्यान से पढ़ना. ये जो फर्स्ट चैप्टर है जो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं. इसके बाद दिस इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइन से मेंशन नहीं है. सो यू कैन मेक दीज एरोज एंड ये सब लोग भूल जाते हैं. दीज आर द हार्मोन्स दैट यू नीड टू मेंशन बिकॉज हार्मोन्स बहुत पूछे जाते हैं. द मेन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज अबाउट हार्मोन्स एंड एवरीथिंग.
सो दीज आर द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द हॉर्मोन्स। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम्स को ध्यान से देखो, यू विल गेट टू नो थिंग्स। कहाँ पर पीक डे है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ किसकी पीक ज़्यादा है, किसकी पीक कम है, ये सब भी पूछा जाता है इनडायरेक्टली। एंड देन पीपल से कि ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से, दिस इज़ अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एंड एज वी आर सीइंग आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो अगले साल हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आएँ। अपने ईयर्स मार्क कर दो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक के अंदर नहीं है पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नॉट वेरी ओल्ड बट एटलीस्ट 2015 के बाद से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप अपनी बुक के अंदर मार्क कर सकते हो। ये सब कुछ साइड के एरियाज़ में। देन जेनेटिक्स का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे साइंटिस्ट्स के नाम याद होने चाहिए, सारे साइंटिस्ट्स ने क्या काम किया है, किस पे काम किया है एंड उनका डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो यू नीड टू मेंशन दैट। ये स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर, दिस इज़ वन मोर चैप्टर जो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आर फ्रॉम द आउटसाइड इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि पहले एनसीईआरटी वाज अ लिटिल डिफरेंट 2010 के अराउंड। सो सम थिंग्स आई हैव मेंशन जो मेरे टेस्ट्स वगैरह में पूछा जाता था, नॉट एवरीथिंग बट जैसे ये एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने एम्स के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किए हैं उनको मेंशन कर लिया था। एंड हाँ, तो ये एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के अंदर दिस पेज इज़ वेरी टफ व्हेन यू कम टू रीड इट, बिकॉज ये पेज में बस लिखा हुआ है, कुछ भी इसको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। सो आई मेड अ फ्लो चार्ट हियर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी टाइमलाइन थी 4 बिलियन ईयर्स अगो और वट एवर दैट वॉज मैंशन, मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा मेंशन कर लिया था। एंड इसको पढ़ना वॉज लाइक इसको पढ़ना एंड ऑल द थ्योरीज जो यहाँ पर लिखी हैं, जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवोल्यूशन इज अ चैप्टर जिसमें ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड इवन दीज डायग्राम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार ये जो बर्ड्स हैं इनमें कंफ्यूज करके पूछ लेते हैं। एंड दिस इज asked sometimes, this is tough to remember, tough to इसको याद करना काफ़ी टफ रहता है, बट एवोल्यूशन में कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कैरीज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत क्लियरली बुक में मेंशन नहीं है, उनको अलग से मेंशन कर लो। एंड जो भी टेस्ट्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, उनको भी यही मेंशन कर लो, सो दैट यू नो कि हाँ इस चैप्टर में इस पैराग्राफ से मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए थे। जो मॉक टेस्ट एनालिसिस होती है उसमें आपको यही करना होता है। All these diagrams are very important. So this is for the NCERT. NCERT को अगर इतनी डेप्थ में पढ़ोगे, जो वर्ड्स होते हैं, जो ईयर्स होते हैं कुछ चैप्टर्स में, जो डायग्राम्स होते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, एंड जो भी मैंने बताया इस पूरे वीडियो में, these are very important. And if you read the NCERTs like this, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, उसका जो की वर्ड है, जो भी उसके डायग्राम्स के अंदर मैंशनड है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी आस्क्ड थिंग। अगर अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं तो हो सकता है कि अगली बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाएं। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड हाउ टू रीड द एनसीईआरटी, जो बहुत लोगों का डाउट रहता है। मॉडिफाई द एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ऐसा नहीं कि टॉपर की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है तो आपने भी बस एनसीईआरटी भर ली। जैसा आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से एनसीईआरटी को मॉडिफाई करो। ध्यान रखो उन पॉइंट्स का जो बार बार भूल जाते हो, साइड स्पेसेस में लिखो एंड एवरीथिंग दैट आई मेंशन। बिगिनिंग विद द टिप्स नाउ, माय 5 सीक्रेट टिप्स दैट रियली हेल्प्ड मी. Tip number 1 being recordings. So as it is showing here, these are only the 3 recordings that I have currently, but I made a little more. These are the recordings of me reading the NCERT. मैंने अपनी NCERT को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा था एंड जो भी मुझे याद नहीं रहता मैंने उसको स्पेशल मेंशन करके जो भी डायग्राम्स हैं पेज को इस तरीके से पढ़ा था कि मेरे दिमाग में वो इमेज बन जाए कि इस पेज में ये है, यहाँ पर है, this is the extra point that I have mentioned and everything. It is like a podcast or like a audio book. So मैंने अपनी NCERT की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना ली थी जो भी चैप्टर्स मेंशन है उनके अकॉर्डिंग. एंड जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या जब भी आपके पास रिवीजन का टाइम हो, anywhere you're sitting, you can just put your earphones on and listen to yourself reading the NCERT. इससे आपको NCERT याद भी हो जाएगी और अपनी आवाज़ में आप सुनोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी याद होगा. For the second point, there is this notebook and it is showing here. So these are the lines from the NCERT जो मुझे याद नहीं रहती थी या फिर जो स्टेटमेंट्स हमारे
मॉक टेस्ट्स में पूछे जाते थे और जो स्टेटमेंट्स मुझे याद नहीं होते थे कि एनसीईआरटी में लिखे हैं, आई जस्ट रोट दीज लाइन्स रैंडमली. जो भी टेस्ट में गलत होते थे वो सारे लिख दिए मैंने. एंड दिस मेड, मतलब फाइनली ये 20-30 पेजेस की बुक बन गई जिसके अंदर वो सारी लाइंस थी जो मुझे याद नहीं रहती थी. एंड लास्ट फ्यू डेज में मैंने सिर्फ ये लाइंस फ्लिप की हैं एंड मेरे को ये लाइंस एंड तक काफ़ी याद हो गई थी. एंड लिटिल फैक्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं वो सब इसमें मैंशनड है. सो दिस कुड बी रियली हेल्पफुल. एंड एनसीईआरटी की जो लाइंस आप भूलते हो उनको डेफिनेटली लिख लो. यू कैन राइट दिस इन अ चैप्टर वाइज मैनर और यू कैन राइट इट लाइक आई डिड रैंडमली. Third point is friends. If you have not watched my drop here video, I'll give links here somewhere. You can also watch that. So friends are really important. And मैंने अपने friends के साथ इतना ज़्यादा डिस्कस किया था बायो. We used to do these true false kind of statements. हम लोग बस ऐसी स्टेटमेंट बोलते थे एंड जस्ट पूछ लेते थे कि ये ट्रू है या फॉल्स है. एंड ड्यू टू दिस ऑल द स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो इस बार नीट में आए, I did almost all of them correct. मेरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे बिकॉज मेरे को स्टेटमेंट्स याद हो गए थे. हम लोग एक दूसरे को इतना माइन्यूट पूछते थे, लाइक इवन फ्रॉम, इनटू, मोस्ट, ऑल, सम, ये सब कीवर्ड्स को चेंज करके. एंड जो भी जैसे इस बार नीट में पूछे गए स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो हमको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आ गया. एंड यू कैन डू दिस विद योर फ्रेंड्स अ लॉट. मतलब वी यूज दिस एज अ टीच और आस्क मेथड. या तो पढ़ाओ या पढ़ो. सो हम एक दूसरे को पढ़ा भी देते थे, लाइक चैप्टर्स, एंड जो पार्ट्स हमको नहीं खुद याद हो रहे हैं वो सामने वाले को पढ़ा दिया या उसने हमको पढ़ा दिया. एंड बाय दिस यू कुड रियली रिमेंबर की पॉइंट्स एंड द स्टेटमेंट्स. दिस रियली हेल्प मी दिस ईयर. पॉइंट नंबर 4, phones are not always a distraction. You can use them to your benefit. So मैंने ये photographs click की थी of the NCERT और sometimes my notes. जो भी पोर्शंस मेरे को याद नहीं रहते थे, जैसे मिनरल में बहुत सारा पोर्शन है जिसके अंदर बहुत मिनरल्स मेंशन्ड है तो वो याद नहीं होते हैं. और मैंने इन सब की फ़ोटो ले ली थी एंड अपने फ़ोन में रख लिया था. Whenever I could, I used to put them as a wallpaper or as my screen saver or just have them in my phone ताकि जब भी मैं फ्री हूँ या जब भी there are times when you just have this 5-minute का gap or you're just going for dinner, अपने बगल में वो फोटो खोल लो. You don't have the NCERT always with you at all times, but you have your phone with you. So use that to your advantage. Point number 5, to do questions, as you all know, is very important. तो questions करने के लिए क्या था कि Telegram पे there are some groups that does these question का polls होते हैं, ठीक है. तो polls में जब आप question करते हो या there are some online learning platforms जिन पे quiz के फॉर्म में क्विजेज होते हैं, तो वो क्विज आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो. इट इज़ अ फन वे ऑफ लर्निंग. इनमें टाइम लिमिट भी होता है. यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन 30 seconds. वो आपका रिफ्लेक्स बिल्ड करता है. वो जो एग्जाम का प्रेशर है वो आपको देता है कि हाँ मुझे 30 seconds में इसको अटेम्प्ट करना ही करना है. वो काफ़ी हेल्प करता है बिकॉज व्हेन यू डू दिस पोल्स और दिस क्वेश्चंस आपको वो मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगा. आपका दिमाग जल्दी सोचने लगेगा एंड उसके पॉइंट्स होते हैं. सो देयर इज अ रिवॉर्ड अटैच टू इट. सो यू विल ऑब्वियसली फाइंड इट फन एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक 100-200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए 1 घंटे के अंदर. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ये सारी चीज़ें हैं जो आप कहीं भी कर सकते हो. वेन एवर यू हैव फ्री टाइम, 15 मिनट का फ्री टाइम, 10 मिनट का फ्री टाइम, क्लासेस से वापस आते समय, लंच करते समय, शाम को इफ़ यू आर बोर्ड एंड यू आर नॉट इन योर स्टडी टेबल और इन योर रूम, यू कैन डू दिस एनीवेयर. एंड दीज आर द थिंग्स जो टाइम सेव करते हैं. एवरीबडी सेज कि टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है. एज अ नीट एस्पिरेंट टाइम शॉर्टेज इज वन ऑफ द थिंग्स दैट बहुत लोग कंप्लेन करते हैं. एवरीबडी हैज दिस कंप्लेन कि टाइम कम पड़ रहा है. दीज आर द थिंग्स वेर यू कैन सेव टाइम, वेर यू कैन यूटिलाइज द टाइम जहाँ बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. सो आई होप दिस हेल्प्स. And these are the 5 secret tips that I had. And apart from all this, you need to give maximum tests. जिन लोग के अभी boards आने वाले हैं उनको एक suggestion है. When you are having your boards, I know you cannot study for NEET अलग से, but doing a bio का full mock test because you will be thorough with your full syllabus. So start doing bio के full mock tests from March or from February.
जितना भी आपको आता है उतना अटेम्प्ट करो, एंड इवन 11th का आपने पोर्शन नहीं पढ़ा है, स्टिल अटेम्प्ट देम, आपको वो चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोर्ड्स, डेफिनेटली आपका जो 11th का रिवीजन है, जो लोग पूछते हैं कि जब मेरे बोर्ड्स हैं तब मैं 11th कैसे रिवाइज करूँ, बायो में डेफिनेटली यू शुड गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ओनली फॉर बायो. It will take you around 30 minutes to 45 minutes max, and you will be done with like 100 or 90 questions, and आपकी 11th भी रिवाइज हो जाएगी, आपकी 12th में जो बायो में आने वाला है बोर्ड्स में वो भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो भी NCERT से ही आना है. सो कीप डूइंग दीज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड स्टार्ट देम अर्ली. आप पूरा नहीं कर सकते फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फॉर 3 hours, but at least for bio start giving the full mock test as soon as your syllabus ends. And जब आपको मौका मिले, 30 मिनट इज नॉट अ बिग टाइम स्पैन, जब भी आपको 30 मिनट मिले, प्लीज अटेम्प्ट अ फुल मॉक टेस्ट फॉर बायो एटलीस्ट. Everyone says you can put flashcards and charts and whatever mnemonics you have on your walls, या फिर अपनी स्टडी टेबल के सामने, जहाँ पर भी आप उसको बार बार देख पाओ, एंड उसके थ्रू रिविजन इज़ वेरी ईजी. एंड जब आपको बार बार दिखता रहता है ना, यू जस्ट वो बातें बस याद हो जाती हैं, आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता. कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर चार्ट्स है, वो याद नहीं होते हैं. मॉर्फोलॉजी की जो फैमिली का चार्ट है, आई हैव मेड दैट, आई विल शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम एज वेल. एंड ये सारे चार्ट्स वगैरह जो है ये याद नहीं होते हैं. एंड if you put it in your room, there is bare minimum effort that you need to put to learn them quickly. So that is it for this video. I know this video is a little long, but I hope I have answered all the questions that you guys might have. Do follow me on Instagram and check out the Telegram channel. I'll add the links in the description below. If you have any other questions, send me a DM or comment down below and let me know. If you like the video, do give it a thumbs up. Share it with your friends if anybody else needs to see this, and subscribe to the channel if you want more such videos. I'll see you in the next one.